नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बायोकॉन की। बायोकॉन भयंकर गिरावट इसमें आई है स्टॉक में, और रिजल्ट आया था इनका। रिजल्ट के बाद स्टॉक गिर पड़ा, कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हुआ है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो लाइक कीजिए। हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट, और रिजल्ट में जो बातें हमको समझ में आएंगी उसको हम आपको बताएंगे चार्ट पर। तो चलिए रिजल्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपके सामने खोला है, तो ध्यान इस बात पे आपको रखना है। हम धीरे धीरे एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू देखोगे तो यहाँ टोटल इनकम देखिए, क्योंकि अदर इनकम इनकी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। खैर, 358 करोड़ थी पिछले साल के इस क्वार्टर में। इस बार पिछले क्वार्टर में 150, और फिर इस क्वार्टर में 280 हो गई। तो इसको हम एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं। हम आते हैं रेवेन्यू पर, जो नॉर्मली आता है। 17,168 से बढ़ा था 17,448, और फिर वो बढ़कर हो गया 18,510। तो यहाँ तो बहुत अच्छा नंबर हमारे सामने आ गया। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी बहुत बेहतरीन नंबर है, पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करें तो उससे भी बेहतरीन नंबर है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इनके खर्चे में, और खर्चा ही इनको ले डूबा है। स्टॉक प्राइस की बात अगर की जाए तो अगर आप देखोगे पिछले साल के इस क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 5,416 मिलियन का इनका खर्चा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये डेटा जो है वो मिलियन में है। अगर मैं करोड़ में बताऊं तो 541 करोड़ का इनका खर्चा हुआ था। और इस बार जो रॉ मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं, एंड पैकेजिंग मटेरियल जो इनके लगते हैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी ओवरऑल खर्चे पे जब हम चलेंगे और हमको चौंकाने वाले नंबर मिल सकते हैं। ठीक, अभी समझिएगा, यहाँ से ये खर्चा इस बार बढ़ गया, और उस बार से भी इस बार बढ़ गया। यानी कि पिछले साल के इस क्वार्टर से भी और जस्ट पिछले क्वार्टर से भी खर्चे इनके बढ़ गए हैं रॉ मटेरियल के। हम टोटल अगर खर्चे को अगर जोड़ लेते हैं तो हमको एक बहुत बड़ा नंबर में बदलाव दिखाई देगा, कि जहां पर हमारे सामने जो खर्चा था 1434 करोड़ का, वो बढ़ के हुआ पिछले क्वार्टर में, जस्ट पिछले क्वार्टर में 1537 करोड़, और फिर वो बढ़कर हुआ 1642 करोड़। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हो सकता है मैं कहीं कंफ्यूज हो गया हूँ। ये डेटा है मिलियन में, तो इसको मैं करोड़ में हो सकता है कहीं ना कन्वर्ट कर पाया हूँ, कहीं ऊपर नीचे हो गया हो, तो उसको लिए माफ़ करिएगा। 1642 करोड़ का इनका हो गया टोटल एक्सपेंस, ये आप खर्चा देख सकते हो। और जस्ट पिछले क्वार्टर में 1537 था, उससे पहले वाले साल के इसी क्वार्टर में 1434 था। तो यहाँ पर एक बड़ा जंप हमको दिखाई दिया है, जो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी उसके यहाँ खर्चे बढ़ जाएं। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो इनकम हुई उसमें से खर्चा माइनस कीजिए, और यहाँ पर यही दिक्कत है कि इनकम जिस रेशियो से बढ़ी है, खर्चा उससे बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, और ये बहुत नेगेटिव साइन होती है किसी भी कंपनी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। हम अब एग्जैक्टली चलेंगे इनके प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने आपको समझा दिया कि जब खर्चे इतने तेज़ी से बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट कैसे आ जाएगा। 186 करोड़ जस्ट पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट में भयंकर ड्रॉप आ गया। और समझिए, 195 करोड़ से 186 करोड़ एक बड़ा ड्रॉप है, और पिछले साल के इस क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे 230 करोड़ के मुकाबले केवल 186 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या है? रिजल्ट हमारे सामने आ गया नेगेटिव। क्या ये इतना नेगेटिव रिजल्ट है जिस कारण कंपनी का स्टॉक 10%, 11%, 12% गिर जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जो एग्जैक्टली कारण आया सामने वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम अर्निंग पर शेयर पे इसको कैलकुलेट करेंगे, और एक बार के लिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कितना बड़ा डेंट हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो चलते हैं। अर्निंग पर शेयर बेसिक लेवल की हम हमेशा बात करते हैं, उसी पे आपको भी फोकस करना है। जस्ट पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 47 पैसे डायरेक्टली घट गया, 1 रुपये 43 पैसे पे आ गया। ये तब हुआ जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था। ठीक, 1 रुपये 74 पैसे से भी घट के आ गया, ये तब हुआ जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी R&D पे काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है, और आपको पता है फार्मा सेक्टर में ये जेनरिक दवाओं पे काम कम करते हैं, मतलब इवन ना के बराबर है। इनका जो मेन फोकस है कुछ स्पेसिफिक, मतलब होता है ना कि कुछ कंपनियां स्पेशल फोकस किसी एक बीमारी पे रखती हैं, ये उसी टाइप की कंपनी है। थोड़ा सा इनके पास कंपटीशन भले कम हो, लेकिन वही है ना कि फिर कंजम्पशन पावर भी इन ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वहाँ पर कम है। तो इनको बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही रिसर्च करके, और आपको पता होगा कितनी जगहों से इनके ऊपर रेगुलेशन लगा होता है, क्योंकि ये दवा बनाते हैं, तो खर्चे इनके बहुत हैं। बस इतना समझ लीजिए। इवन लगभग फार्मा कंपनियों के खर्चे बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सामने आई है पेशकश, वो हमें कम से कम अभी के सिनारियो में रिजल्ट में अच्छा सिग्नल नहीं दे रही है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर चलते हैं? जो डेवलपमेंट हुआ जिस कारण स्टॉक इतना तेजी से गिर गया। जो बायोलॉजिक्स मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब ये कंपनी में अलग अलग सेगमेंट होते हैं। पहले तो इनकी कंपनी के मालिकिन साहब के बारे में सुन लीजिए, किरण मजू आप सर्च कीजिएगा इनका नाम, कितनी बेहतरीन पर्सनालिटी है ये, किरण मजूमदार शॉ। इनके बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा। इनकी MD एंड CEO हैं। अभी उनके साथ कुछ होता है ना कि घर में जब लड़ाई हो तो पड़ोसी मज़ा लेते हैं,
वाह 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 वाह, क्या बात है। तो यहाँ जब शेयर बाजार में लड़ाई होती है कंपनी के बीच में, तो शॉर्ट सेलर्स आके मजा लेते हैं, हाँ भाई शॉर्ट कर दे, लड़ाई कर रहे हैं लोग, शॉर्ट करो शॉर्ट करो। तो ये खबर आपके सामने है, ठीक। अभी ये सब आप पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर सिंपली आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या होता है। टकरार हो जाती है, एक बंदा दो बंदा कंपनी का है, बड़ी पोजीशन पे दोनों लोग बैठे हैं, कोई एक मालिक है, कोई एक बड़ी पोजीशन पे, भले वो मालिक ना हो, तो किसी एक बात को लेकर बहस छिड़ जाती है, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। अब ये रेजिग्नेशन बहुत कुछ कहता है। देखिए यस बैंक के केस में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऐसे आई थी, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट में जब दिक्कतें आना चालू होती हैं, वो लोग जब रिजाइन देते हैं, तो समझ लीजिए कंपनी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब ये सिनारियो हमको कहाँ तक खींच के ले जाता है, और यही चीज़ हमारे सामने क्या लेकर आती है, एक अनसर्टेनिटी। और बाजार को अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं पसंद है, लोग छोड़कर स्टॉक भाग जाते हैं। आप ही बताइए, आप कोई ऐसा स्टॉक खरीदना चाहोगे जो कल को भयंकर रूप से गिर जाए? अगर आपको पता हो, अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, 1 महीने भी शायद नहीं हुए हैं, CLSA ने इसी बायोकॉन का टारगेट 250 रुपये दिया है, ठीक। अब क्या 250 आएगा बायोकॉन, उसको हम समझेंगे चार्ट पर चलकर। चार्ट पर हम चलते हैं, बायोकॉन का चार्ट खोलते हैं। आपके सामने हमने चार्ट खोल के रख दिया, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है हो क्या रहा है इस कंपनी में, ठीक। आपके सामने यही कंपनी जो आपको 480, ठीक है, 490 पे मिल रही थी, वो 380 और 390 पे आ गई, यानी कि ऊपर के लेवल से 22-24% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में हो गई। क्या यहाँ पर लेना बनता है? जी हाँ, टेक्निकल टर्म्स में आपके पास बहुत बेहतरीन सपोर्ट अवेलेबल है, कहाँ पर 375 से 80 के बीच में, यहाँ पर तो बिल्कुल बाइंग बनती है। और जिन लोगों के पास हमारा स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न होगा, वो लोगों के पास तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसमें बाइंग की झलक रही है। लेकिन मैंने आपसे उसी वीडियो में एक चीज़ कही हुई है कि आपको न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में बहुत ध्यान से खरीदारी करनी है, या क्वांटिटी बहुत छोटी करके रखनी है। सपोर्ट अवेलेबल है टेक्निकल लेवल्स पे, अभी फंडामेंटली क्या है, सपोर्ट अवेलेबल है। उसके लिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी फार्मा को, कि फार्मा इंडेक्स किस तरीके से चल रहा है। अगर आप देखोगे, फार्मा इंडेक्स 13,400 के आसपास हाई बनाया अभी रिसेंटली, और उसके बाद गिरा है 12,500 तक, यानी कि फार्मा इंडेक्स में भी लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट आई है। और अगर आप देखोगे पिछले 7-8 दिनों से गिरावट आ ही रही है। तो फार्मा इंडेक्स में अगर आप देखोगे और उसको बायोकॉन से कंपेयर करोगे, तो इसमें भी गिरावट आई है, ठीक। बायोकॉन थोड़ा पहले से ही गिर रहा है। इवन अगर आप बात करोगे CLSA की, तो CLSA ने सेलिंग के बारे में यहाँ कहीं बात की थी, जब हाई बढ़िया बना लिया था, तब CLSA ने कहा था कि बेच दीजिए स्टॉक, क्योंकि ये गिर सकता है 250 तक। अब उनका यही कहना था कि कंपनी के खर्चे बहुत हैं, कंपनी को ढेर सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, इधर उधर की ढेर सारी बातें कही थी। आप वो रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, आप उसको जरूर पढ़िएगा कि CLSA ने 250 का टारगेट क्यों दिया था, और वो फंडामेंटल कारण बताए थे इसके। टेक्निकली ये स्टॉक जहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी बाइंग की इसमें जानी चाहिए, क्योंकि अपने पीयर्स से ये सस्ता हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझनी है कि प्राइस अगर कम हुआ है, उसके पीछे EPS का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि EPS भी इनका कम हुआ है, तो प्राइस को कम होना पड़ेगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा अपने पीयर्स से अगर कंपेरिजन देना है तो। देखिए यहाँ पर मैंने PE इनका कैलकुलेट नहीं किया, मैं हर रिजल्ट में लगभग कैलकुलेट करता हूँ। अब ये आपका काम है कि आप इनका P कैलकुलेट कीजिए और खुद अपना डिसीजन लीजिए। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ इसमें, देखिए सारा डिसीजन आपका होगा, लेकिन अगर आप इसी कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट उठाकर देखो, तो देखो लॉन्ग टर्म चार्ट उठाने के बाद आपको एक कहानी समझ में आएगी कि कंपनी जो है 2016 से 2020 अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन रिटर्न दी है, हमारी सोच से भी परे वाला रिटर्न दी है कि एक कंपनी 4 साल में अपने प्राइस को, ठीक है, अपने प्राइस को 4 साल में 5 गुना 6 गुना कर जाए, और वो एक बड़ी कंपनी हो, इवन भले ब्लू चिप ना हो लेकिन लार्ज कंपनी है, तो सोच कर देखिए कि वो कंपनी कितनी बेहतरीन है। लेकिन अभी हमारे सामने जो प्रेजेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मैनेजमेंट में जो गड़बड़ी होती है, ये अनसर्टेनिटी है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो भी ट्रेड करूँगा उसमें स्टॉप लॉसेस बरकरार रखूँगा, और मेरे स्टॉप लॉसेस बिल्कुल स्ट्रिक्ट होंगे। मैं अपने रूल्स को नहीं रूल्स को फॉलो करूँगा, रूल्स को फॉलो करने से चूकूंगा नहीं। अभी आगे बढ़ता हूँ, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर होना चाहिए? देखिए जो बेस्ट स्टॉप लॉस इस वक्त के सिनेरियो में बन के आएगा, अगर आपकी खरीदारी 370-80 के आसपास होती है, तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ रहा है 6 से 8% का, जो कि यहाँ से 25-30 रुपये नीचे मिल रहा है, 340 के आसपास। लेकिन हम एक और दिन इसमें ट्रेडिंग देखेंगे किस हिसाब से सिनारियो बन के आ रहा है, क्योंकि जो मैनेजमेंट कर रहा है ना, मतलब मैनेजमेंट में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर बड़े प्लेयर्स किस तरीके से अपना रिएक्शन दिखा रहे हैं। क्योंकि आप जो ये नीचे वॉल्यूम देख रहे हो, ये थोड़ा अजीब सा वॉल्यूम मुझे लग रहा है, यहाँ अजीब सी सिचुएशन हो सकता है कुछ बन के आ जाए। लेट्स सी कि क्या होता है। अगर ये नॉर्मल ट्रेडिंग पे आता है, हम यहाँ पर जरूर बाइंग इनिशिएट करेंगे, और आपको अगर करना है बहुत ध्यान से सोच समझ कर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए या खुद से
हमसे सलाह लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बनिए, सीखिए समझिए, तभी एक डिसीजन लीजिएगा। हम आपको ना बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं ना सेलिंग की। बायोकॉन कंपनी मुझे पसंद है या नहीं उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट 50 करके हमने एक वीडियो बनाई है, टॉप 30 स्टॉक्स अभी रिसेंटली बनाई है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको ढेर सारे स्टॉक्स बताए हैं जो मुझे पसंद हैं, उनको भी आप बाई कर सकते हो जब भी आपको सही मौका मिलता है, तो टेक्निकली या फंडामेंटली। एक और चीज़ आपको जाते जाते बताना चाहेंगे, हो सकता है ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। CLSA ने भले 250 का हमें टारगेट दिया हो, लेकिन एंजल ब्रोकिंग जो हमारे पार्टनर भी हैं, उन्होंने इसी कंपनी का टारगेट 500 प्लस भी दिया हुआ है, और ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल आपको दे रहा होगा। क्यों दिया है? क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू को अगर आप एक बार के लिए देखोगे, जो वहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखती है, अगर आने वाले समय में कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल करती है तो बढ़िया ऊपर भी जा सकती है और बढ़िया रूप से चलती है। ये कंपनी बढ़िया फ्लक्चुएट करती है, तो स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर गजब की होती है। इतना समझ लीजिए, ये कंपनी आपको बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलने वाली कंपनी है। स्विंग ट्रेड यहाँ बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि इस कंपनी का बीटा ही है। अगर आप देखोगे, ये फार्मा इंडेक्स को भी बढ़िया से फॉलो कर रहा था बायोकॉन का स्टॉक, लेकिन अभी जब डेवलपमेंट स्टॉक में हुए हैं तो ये भयंकर गिरावट का शिकार हुआ है। ट्रेडर्स की बल्ले बल्ले है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आप क्या करोगे वो बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।